हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिट लाइफ अंकिता। तो मेरी आज की वीडियो होने वाली है बद्रीनाथ यात्रा की, जो कि 4 धामों में से एक है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन कर लेने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं बद्रीनाथ मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले खूबसूरत नजारे, जिनको देखकर मानो एक सुकून सा आ जाए, साथ ही हमने जहाँ स्टे किया जो माना गाँव में था, इन सबको ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी यात्रा शुरू की अपने दोनों भाइयों और एक फ्रेंड के साथ। हम अपने घर, जो कि हरिद्वार से 7 किलोमीटर दूर है, से सुबह करीब 8 बजे निकले। लगभग 2 से ढाई घंटे कंटिन्यू ट्रैवलिंग के बाद हम पहुंचते हैं देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक शहर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, जो आगे चलकर माँ गंगा बनती है। यह उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है। मैंने इसकी खूबसूरती को वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश तो की, पर जो सुकून सामने से देख के मिला वो शायद ही वीडियो में दिख पाए। करीब 10 मिनट वहाँ रुकने के बाद हम सीधा निकल पड़ते हैं आगे, क्योंकि हमें आज शाम तक माना गाँव पहुँचना था, जो कि हमारे घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर था। देवप्रयाग तक तो रोड मक्खन की तरह कोमल थी, पर आगे चल के कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड भी हुआ था, जिसकी वजह से मुझे काफी डर भी लग रहा था। मैं यहाँ एक चीज जरूर सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ बद्रीनाथ यात्रा को तय करने की सोच रहे हैं, तो आप ये जरूर इंश्योर कर लें कि उन्हें पहाड़ों पे गाड़ी चलानी आती हो, क्योंकि पहाड़ों में गाड़ी चलाना आसान बात नहीं है। एक तो कहीं कहीं पे रोड इतनी पतली थी, ऊपर से लैंडस्लाइड, तो इसके लिए एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। मैं अपनी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ने वाले सारे ही खूबसूरत नजारों को एक मेमोरी की तरह रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इन सभी सुंदर नजारों को अपनी वीडियो में कैद करके रख लिया। यकीन मानो, ये सफर मेरे लिए एक थेरेपी से कम नहीं था, क्योंकि इन रास्तों में जो प्रकृति के सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, उनसे आप कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस को रिलीज करते हो और आप एक पॉजिटिव एनर्जी को फील भी कर पाते हो। मैं पहली बार ही बद्रीनाथ दर्शन के लिए जा रही थी, तो मेरे लिए ये यात्रा मेरे 2024 की सबसे ब्यूटीफुल जर्नी होने वाली थी। देवप्रयाग से कुछ किलोमीटर आगे हम रुके थे श्रीनगर में, जहाँ हमने अपने घर का बना हुआ खाना एंजॉय किया था। उन सभी छोटे छोटे पलों को मैंने अपने मिनी व्लॉग्स में शेयर किया है। आप चाहें तो वहाँ जाके भी उन सबको देख सकते हैं। देखते ही देखते बद्रीनाथ की दूरी कम होती जा रही थी और हम पहुंचने वाले थे जोशीमठ, जो कि अब यहाँ से था 80 किलोमीटर दूर। चलिए आप भी इन आकर्षक नज़ारों को और इन ठंडी ठंडी हवाओं को फील करिए और इन्हें बिना किसी डिस्टर्बेंस के एंजॉय करिए। कहते हैं कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उसके रास्ते होते हैं, और उनसे भी ज्यादा खूबसूरत होता है कि आप वो सफर किसके साथ तय कर रहे हो। आप अपना सफर अपने फैमिली, फ्रेंड्स या फिर अकेले भी तय कर सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बस आपको वो वाइब्रेशंस फील होनी चाहिए और आपके लिए वो रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि एक ब्यूटीफुल जर्नी बननी चाहिए। फिर यूं ही चलते चलते हम पहुंचे नंदप्रयाग, जहां से जोशीमठ 60 किलोमीटर दूर है। नंदप्रयाग पंच प्रयागों में से एक है और यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पंच प्रयाग होते क्या हैं? तो चलो मैं इन्हें अच्छे से डिस्क्राइब करती हूँ। पंच प्रयाग वो पवित्र स्थान है जहाँ पर 2 नदियों का मिलन होता है और जिसे हम संगम बोलते हैं। हमारे पुराणों में जिन घटनाओं का वर्णन है, उनमें से एक है माँ गंगा के धरती पर प्रकट होने की कहानी। जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई, तो उनके तेज प्रवाह को कम करने के लिए शिव जी ने उनको अपनी जटाओं में धारण किया। शिव जी की जटाओं से निकलने के बाद माँ गंगा अलग अलग नदियों जैसे भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी व नंदाकिनी, इन सभी नामों से जानी गई। जिन स्थानों पर पवित्र 2 नदियों का संगम हुआ, वह स्थान प्रयाग व संगम के नाम से जाना गया। उत्तराखंड में ऐसी 5 जगह हैं जहां 2 नदियों का संगम होता है और इसी को पंचप्रयाग नाम दिया गया। नंदप्रयाग से कुछ किलोमीटर आगे रोड लैंडस्लाइड की वजह से बहुत नैरो हो गई थी, जिसकी वजह से हमें आधे से 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया था। जिस भी जगह लैंडस्लाइड होता है, वहाँ पर एक टाइम पे एक ही तरफ से गाड़ियाँ जा पाती हैं, जिसकी वजह से घंटों जाम भी लग जाता है। पर इन सभी चैलेंजेस को फेस करते हुए हम चलते जाते हैं बद्रीनाथ की ओर। कुछ तो बात होगी उन स्थानों में, ऐसे ही थोड़ी भगवानों ने उन्हें अपनी तपस्या के लिए चुना होगा। इस चमचमाती धूप और ठंडी हवाओं का स्पर्श मेरे लिए किसी सुकून से कम नहीं था। अब जोशीमठ रह गया था 45 किलोमीटर दूर और धीरे धीरे शाम भी होती जा रही थी।
इसी रास्ते में एक सुरंग भी आती है जिसके हालात कुछ खास नहीं थे। ये सुरंग स्टार्टिंग में तो ठीक पर बीच में इसमें बहुत सारे गड्ढे और आगे चल के तो ये पूरी टूटी हुई थी। अब जैसे जैसे बद्रीनाथ पास आ रहा था वैसे वैसे नजारे और भी प्यारे होते जा रहे थे। जोशीमठ को पार करने के बाद शाम भी ढलने लगी थी और अभी भी बद्रीनाथ 20 से 30 किलोमीटर दूर था। ये रास्ते जिनमें एक तरफ बड़े बड़े पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई और उस पर ये गोल घुमावदार रास्ते मानो किसी एडवेंचर से कम नहीं। और फिर करीब शाम 7 बजे फाइनली हम पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ। ये है बद्रीनाथ का मेन मार्केट जहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी। कुछ देर हमने सोचा, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपना स्टे माना गांव में करेंगे। एंड अ बिग थैंक्स टू राहुल जो हमारे साथ गया था, क्योंकि उसके ही नोन में माना गांव के किसी होम स्टे में हम लोगों ने स्टे किया था, क्योंकि इतनी भीड़ में स्टे मिलना बहुत ही चैलेंजिंग और इम्पॉसिबल था। और हम लोग कंटिन्यू गाड़ी में बैठे रहने से ऑलरेडी इतना थक चुके थे कि हमें रूम को देखने की हिम्मत नहीं थी। एंड माना गांव भी यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर ही आगे था, तो हम चल पड़े माना गांव के लिए। अब तो भूख भी बहुत तेज लगने लगी थी। एंड फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपने होम स्टे में, जो कुछ इस तरह लग रहा था। फिर हम लोग फ्रेशन अप होने के बाद करते हैं डिनर। यहाँ पे इतनी ठंड थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ का जो खाना था वो तो सच में A1 था। मतलब बाहर रह के भी कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ बाहर का तेल वाला खा रहे हैं। ये सच में बिल्कुल घर जैसा टेस्ट वाला खाना था। हम लोग बहुत खुश थे कि फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे। और साथ ही एक एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे बद्रीनाथ धाम का दर्शन और माना गाँव को एक्सप्लोर करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। गुड नाइट। मॉर्निंग के बजे हैं 7 और ये है जहां हमने स्टे किया था, वहां का व्यू। इसके बाद मैं निकल पड़ती हूँ अपने भाई के साथ स्वर्ग के रास्ते की ओर, जहाँ पर भीम पुल, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, अंतिम चाय की दुकान, जिसे अब भारत की प्रथम चाय की दुकान के नाम से जाना जाता है, उन सबको एक्सप्लोर करने। कुछ देर खड़े रास्ते पे पैदल चलने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ फाइनली भारत की प्रथम चाय की दुकान के ठीक सामने। और ये है हमारी भारत की पहली चाय की दुकान, जिसका हम अभी चाय पीते हुए आनंद लेंगे। तब तक आप इस ब्यूटी को देखिए। ये जो रास्ता है ये वसुधारा मार्ग है, जो 5 किलोमीटर का ट्रैक है। ऊपर एक वाटरफॉल भी है, पर टाइम की कमी होने की वजह से हम लोग वहाँ नहीं जा पाए थे। फिर मैंने और मेरे भाई ने इस गरम गरम चाय की चुस्कियों के साथ इस जगह की खूबसूरती को अपनी आंखों पे सजोया। वापस आते समय मैंने स्वर्गारोहण मार्ग में 5 पांडवों की प्रतिमाओं को अपने कैमरे में कैद किया, जिनमें सबसे आगे एक कुत्ता, फिर धर्मराज युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल, द्रौपदी और सहदेव थे। प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता है कि स्वर्ग का रास्ता इतने कठिनाइयों से भरा हुआ था कि केवल युधिष्ठिर ही वहां तक पहुंच पाए थे, और उनके साथ जो कुत्ता जो स्वर्ग तक गया था वह और कोई नहीं, स्वयं यमराज ही थे। और अभी मैं खड़ी हूँ सरस्वती नदी के ऊपर बने भीम पुल पर, जो भीम ने अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए बनाया था ताकि वह इस विशाल नदी को पार कर पाए। और ये जो तेज नदी की आवाज है वह है सरस्वती नदी की। फिर माना गांव को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल पड़ते हैं बद्रीनाथ की ओर। गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होती है। यहाँ पर खच्चर और पालकी की सुविधाएं भी थी, क्योंकि बद्रीनाथ में मेनली एजेड लोग ही आते हैं। और ऐसे ही पालकी की सवारी मैंने माना गाँव में भी देखी थी। हम सुबह करीब 8:30 बजे माना गाँव से निकले थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें करीब 9 बज गए थे। बद्रीनाथ धाम चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने में। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, इन रास्तों में चलने का भी एक अलग ही एहसास था, जो मैं शब्दों में शायद ही बयां कर पाऊं। तो इन सुंदर दृश्यों को देखते हुए हम अपनी पैदल यात्रा पूरी कर रहे थे, और तभी कुछ देर बाद हमें बड़ी दूर से दिखता है बद्रीनाथ धाम, जिसको देखकर मन में एक अलग ही खुशी और एहसास हुआ। और ये जो मंदिरों के आसपास रंग बिरंगी चींटियों की तरह लगने वाले और कोई नहीं, ये दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ थी, जिसे दूर से देखकर ही डर लग रहा था। फिर प्रसाद लेकर हम चल
पड़ते हैं मंदिर की ओर, अब तो मन में एक अलग ही एनर्जी आ गई थी। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि ये मेन हाईवे से बहुत नजदीक है और इसीलिए लोग अपने पेरेंट्स और बच्चों के साथ यहाँ अपनी गाड़ियों से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इजीली पहुँच जाते हैं। मंदिर में 2 साइड से एंट्री होती है, पहली जिसमें सभी लोग जाते हैं और दूसरी अगर आपकी किसी से जान पहचान है तो आपकी एंट्री दूसरे साइड से होगी। खुशकिस्मती से किसी से जान पहचान होने की वजह से हमारी एंट्री हुई थी दूसरी साइड से और फाइनली हम पहुंच गए थे बद्रीनाथ धाम। मंदिर में दर्शन के लिए इतनी लंबी लाइन थी कि लोगों को खड़े खड़े वहाँ पे 1 से 2 घंटे हो गए थे। फिर हम लोगों ने भी भगवान के आगे शीश झुकाकर उनके दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया और मंदिर के पास ही कुंड भी बने हुए थे जिसमें गर्म पानी आता है। महिलाओं के लिए अलग से कुंड था और पुरुषों के लिए अलग कुंड। दर्शन के बाद वापस आते टाइम हमें मिलता है ये प्यारा सा स्पॉट जहाँ पे हम कुछ समय बिताते हैं। तो ये थी मेरी बद्रीनाथ की यात्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बद्री विशाल।